गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमारा यंत्र चैप्टर शुरू है रसायन शास्त्र के पेपर 1 के पार्ट ए में। तो उसके अंदर हमने काफी सारे यंत्र देख लिए हैं। उलूखल यंत्र, खल्व यंत्र, कच्छप यंत्र। उसके बाद एक के ऊपर एक खड़े रखने वाले यंत्र की शुरुआत हुई, जैसे कि डमरू यंत्र एक देखा, फिर विद्याधर यंत्र एक देखा। अभी उसी के अंदर भी स्पेसिफिकली पातना या पातन करने के लिए जो यंत्र यूज में आएंगे, इस तरह के 3 यंत्र दिखेंगे। ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक पातन। तो तीनों ही पातन यंत्र के बारे में अब आज कल परसों में सीखेंगे। इसके अंदर विद्याधर यंत्र के साथ सिमिलैरिटीज क्या क्या है और अलग क्या है इसके अंदर, वो आप खास देखिए। डमरू यंत्र, विद्याधर यंत्र, ऊर्ध्वपातन यंत्र, अधःपातन यंत्र ऑलमोस्ट एक जैसे दिखने वाले यंत्र है, लेकिन कुछ कुछ फर्क है। तो फर्क क्या है वो आपको खास याद रखना है। यूज सभी का ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या क्या फर्क है वो आप खास याद रखिए। कहाँ पे ऊपर और नीचे के घड़े की साइज एक समान है, कहाँ पे अलग अलग साइज है, कहाँ पे ऊपर का घड़ा सीधा या उल्टा रख सकते हैं, कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते। और एक अग्नि कहाँ से देना है वो भी अधः पातन यंत्र में अलग आएगा, कि अग्नि जो है वो भी ऊपर की तरफ से देना है, ऐसा एक प्रावधान आएगा वहां पे, तो वो देखेंगे। और अभी जो है हम हमारा जो नेक्स्ट यंत्र है वो शुरू करते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स रिवाइज कर रहे होंगे जो कुछ भी पढ़ाया जाता है। व्युत्पत्ति ऑफ यंत्र, डेफिनेशन ऑफ यंत्र से लेके जितने भी यंत्र हमने पढ़े हैं वो सभी आप रिवाइज करते होंगे बुक में से, ये जो नोट्स में से आपने शायद स्क्रीनशॉट लिए हो उसमें से, या फिर वीडियो जो यूट्यूब पे हमने रख दिए है, जो आपको गूगल शीट में से मिल जाती है उसकी लिंक डेली। तो रिवाइज करते रहिए। जो कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं, अभी मैंने कुछ लिस्ट देखा तो 6-7 स्टूडेंट जो है उनकी प्रेजेंस बहुत कम है, 75% से भी कम है, एब्सेंट बहुत ज्यादा है। तो आगे से हम ऐसे ऐसा मत करिए, समय पे क्लास के समय पे ज्वाइन हो जाइए। वे नाम नहीं लेता मैं कौन कौन है, लेकिन जो एब्सेंट रहते हैं उनको पता रहेगा। या फिर अगर आप किसी भी कारणवश एब्सेंट रहते भी है तो भी रिवीजन कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा जो क्लास है वो मिल ही जाता है यूट्यूब पे। लास्ट टाइम हमने देखा था विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र में किस तरह से हमें चारों तरफ से अग्नि देना है, या फिर 4 छोटी छोटी चुल्लिकाएं रख के अग्नि देना है, वो सीखा था। और कड़ा उल्टा कब रखना है, सीधा कब रखना है, वो भी सीखा था। कड़ा जो है वो चूल्हे की अग्नि से आवृत हो जाए, ये भी एक विशेषता देखी थी। यहाँ पे हमें स्ट्रोंग हीटिंग देना होता है, ऐसा विद्याधर यंत्र में हमने सीखा था कि फॉर स्ट्रोंग हीटिंग ये है। उसके बाद आज का यंत्र हमारा शुरू करते हैं, ऊर्ध्वपातन यंत्र। तो हमारी जो सिलेबस कॉपी है अभी आपने देखा उसके अंदर कि वहां पे तो ऊर्ध्वपातन यंत्र ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर मैंने यहाँ पे स्लैश करके पातन यंत्र ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है। जब आप इसका श्लोक देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ रहेगा, पातना यंत्रम उच्यते। यहाँ पे लास्ट लाइन जो है, चुल्याम आरोपयेत यत्नात् पातना यंत्रम उच्यते। तो ये जो है पातना यंत्र, ऐसा नाम रस रत्न समुच्चय ने दिया हुआ है। ये जो श्लोक लिया है वो रस रत्न समुच्चय का है। फिर आप दूसरी बुक जो है रस तरंगिणी, उसमें देखेंगे तो वहां पे तो ऊर्ध्वपातन यंत्र ही लिखा हुआ है, वहां पे पातना यंत्र नहीं लिखा हुआ। बेसिकली ये दो अलग अलग यंत्र है, पातना यंत्र और ऊर्ध्वपातन यंत्र। लेकिन सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा है कि हम दोनों को एक ही गिन सकते हैं। पातना यंत्र जो है वो रस रत्न समुच्चय ने बताया है, ऊर्ध्वपातन यंत्र जो है वो रस तरंगिणी ने बताया है। लेकिन बेसिकली वो दोनों ही है। और पातना यंत्र
या पातन कर्म करने के लिए जो भी यंत्र हम यूज करते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण बना सकते हैं। और हमारे सिलेबस में उसी तरह से वर्गीकृत करके ही नाम दिए हैं। पातन यंत्र या पातना यंत्र, ये ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक पातन हो सकता है। अभी आपको ये जो वर्ड है पातन, या शायद आपको उससे थोड़ा सा अलग वर्ड पतन, ये सुना होगा, लोक व्यवहार में, लोक बोली में भी यूज में आता है। पातन शायद कम आता होगा यूज में, लेकिन पतन शब्द तो आता ही है। किसी की उन्नति हो रही है, किसी का पतन हो रहा है, ऐसा कुछ सुना होगा। पतन यानी कि गिरना। लेकिन यहाँ पे जो है ये सिर्फ गिरने के लिए उपयोग में नहीं लिया गया, गतिवाचक शब्द है। ऊर्ध्वपातन, ऊपर की तरफ गिरना है ना, तो ऊपर की तरफ गिरते नहीं, उड़ते हैं। एक्चुअल में वही होता है यहाँ पे प्रोसीजर। आगे के यंत्र का जो भी उपयोग था, हिंगुल में से पारा यानी कि पारद मर्क्यूरी निकालने के लिए, वही यहाँ पे भी वही उपयोग है। लेकिन एक और उपयोग भी है यहाँ पे। जब हम हमारे पास मर्क्यूरी तो आ गया है, हिंगुल में से मर्क्यूरी निकालने की बात नहीं है, ऑलरेडी मर्क्यूरी है हमारे पास। हमने उसको शुद्ध यानी कि शोधन प्रक्रिया यानी कि प्यूरिफिकेशन भी कर लिया है, प्योर मर्क्यूरी है हमारे पास। उसके बाद उसके संस्कार करते हैं। पारद का शोधन करने के बाद शुद्ध पारद जब हमें मिल जाता है, उसके बाद पारद के संस्कार करते हैं। तो उसके अंदर भी ये संस्कार है। पातन संस्कार नाम से एक संस्कार भी आता है। तो उसके अंदर भी ऊर्ध्वपातन करते हैं, अधः पातन करते हैं, तिर्यक पातन करते हैं, सभी प्रोसीजर्स वहां पे भी करते हैं। तो इसके दो यूजेस है। एक तो हिंगुल में से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसका सत्व जो मर्क्यूरी है वो पातन या निकालने के लिए एक्सट्रैक्ट करना, पातन मतलब। दूसरा एक ये भी है कि मर्क्यूरी तो मिल गया, वो प्योर भी हो गया, फिर उसकी प्रोसीजर करने के लिए। तो दो अलग अलग, पूरी ही अलग अलग चीजों में ये यूज होता है। अभी यहाँ पे जो राइट साइड में फोटोग्राफ रखा हुआ है, वो हमारे लैब में हमने जो बनाया हुआ है, वो एक मॉडल है। एक्चुअल साइज का यंत्र नहीं है ये। शेप वही है, बस साइज जो है वो छोटी है, क्योंकि हमने सिर्फ वहां पे रखने के लिए, देखने के लिए मॉडल बनाया है। वैसे यहाँ पे हमने जो संधि मंथन किया है, ऊपर और नीचे के मटके को जोड़ दिया है, वो तो कपड़े और मिट्टी से किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है, तो क्या है वो भी अच्छे से सीखेंगे आज। दूसरा कुछ एक आपके ध्यान में आ रहा होगा, नीचे का मटका छोटा है, ऊपर का मटका बड़ा है। तो ये याद रखिए, ऊर्ध्वपातन यंत्र में इस तरह से होता है। लेफ्ट साइड की फिगर में भी, जो बुक में से ली गई डायग्राम है, उसके फोटोग्राफ में भी आपको दिखेगा वो फर्क। हालांकि उतना ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो जरूर पता चलेगा कि नीचे का जो घड़ा है, ये जो कर्सर है यहाँ पे, नीचे का घड़ा छोटा है, ऊपर का घड़ा उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है यहाँ पे। और यहाँ पे तो वो फर्क राइट साइड के फोटोग्राफ में साफ साफ दिखाई देता है। तो बेसिकली ऊर्ध्वपातन यंत्र में इस तरह से होता है, अधःपातन यंत्र में नीचे का घड़ा बड़ा होगा, है ना। तो आप याद क्या रखिए, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल रखना है, अग्नि के नजदीक, है ना, अग्नि के नजदीक जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल रखना है, वो घड़ा छोटा रहेगा। और जहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, वो घड़ा बड़ा रहेगा। तो ये जो सिद्धांत है आप ऐसे याद रखिए, रॉ मटेरियल रखने का घड़ा छोटा, और फाइनल प्रोडक्ट जहाँ पे भी मिलेगा वो घड़ा बड़ा। तो सेम आप ऊर्ध्वपातन में और अधःपातन में दोनों में ही याद रखने के लिए लागू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऊपर एक और है, जो यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, उसकी साइजेस 4 अंगुल, 10 अंगुल, 8 अंगुल, और उसका नाम बताया गया है तोय आधार। तोय यानी कि पानी, संस्कृत में उसके लिए एक शब्द है तोय। तोय आधार यानी कि पानी भरने का एक पात्र। यहाँ पे नहीं है वो, हमने यहाँ पे नहीं बनाया है अभी वो। तो आप लोग जब यहाँ पे कॉलेज पे आएंगे, जब भी कभी आएंगे, तो उस समय पे बनाएंगे हम यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो बाकी रह गया है, अब बना देंगे। पानी भरने का एक पात्र यहाँ पे है। अलग से फिट नहीं किया है,
मिट्टी का ही बनाना होता है। तो जब भी हम इस तरह से कुम्हार के पास जाते हैं घड़े लेने के लिए, जब हमें ऊर्ध्वपातन यंत्र बनाना और उसको उपयोग करना है पारद के संस्कार में, मर्क्यूरी के प्रोसीजर में, तो हम वहां पे एक घड़े का मुख दूसरे घड़े के मुख के अंदर चला जाए, उस तरह से चेक करके ही दो मिट्टी के घड़े लेते हैं। ऐसे ही कोई भी छोटा बड़ा ले लिया तो हमारा जो पर्पस है वो सर्व नहीं होता। लेकिन हम जब घड़े लेने जाते हैं तो ऊर्ध्वपातन यंत्र के ही दो घड़े एक साथ में लेते हैं, और छोटे बड़े घड़े बहुत सारे कुम्हार के पास होते हैं, तो हम चेक करके ही लेते हैं कि ये एकदम अच्छे से फिट बैठे यहाँ पे। नीचे का घड़ा जो है छोटा घड़ा, उसकी साइज उतनी ही हो जो परफेक्टली ऊपर के घड़े के अंदर बैठ जाए, और ऊपर का जो घड़ा है या इसका मुख जो है वो नीचे के घड़े के साथ अच्छे से ज्वाइन हो सके। उसी के साथ साथ, ओके, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही या धीरे आवाज आ रही है? आप में से कोई रिप्लाई करिए, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही या स्लोली आ रही है? सर परफेक्ट आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, जो ऊपर का घड़ा है उसके ऊपर यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया रहता है। तो ये जो है हमें कुम्हार को बोलना पड़ेगा कि हमारे लिए इस तरह से बना के दे। तो ये मिट्टी का ही बनाया हुआ रहता है। हम किसी दूसरे मटेरियल से, प्लास्टिक से, रबर से ऐसा स्ट्रक्चर बना के बाद में ज्वाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे बेहतर होता है कि हम कुम्हार को बोले वो इसी के ऊपर मिट्टी का ऐसा स्ट्रक्चर बना के भी दे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे ऊपर में आएगा, वो ओवल शेप में रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ओवल, या फिर एलिप्स बोलते हैं, या लंबगोल बोलते हैं गुजराती में। तो वो सर्कल नहीं रहेगा लेकिन एक लंबा सा सर्कल रहेगा, जिसका एक डायमीटर जो है वो काफी लंबा होगा, जिसको हम मेजर डायमीटर बोलते हैं, और एक डायमीटर जो है वो काफी छोटा होगा, जिसको हम माइनर डायमीटर बोलते हैं। तो इस तरह से लंबगोल शेप में या फिर ओवल शेप में ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जो तोय आधार है, वो हम कुम्हार के पास बनवा लेंगे, मिट्टी से बनवा लेंगे। अभी यहाँ पे मॉडल में हम खुद से बना के वहां पे फिट कर देंगे। तो वो तोय आधार नाम से ही पता चल गया कि पानी भरने का जगह है। विद्याधर यंत्र में हमने कैसा किया था कि ऊपर का घड़ा एक सीधा रखा और उसके अंदर पानी भर दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। ऊपर तोयाधार नाम का एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया है और उसके अंदर पानी भर देते हैं। तो सिंपली ऐसा तो रसरत्न समुच्चय में बताया है। रस तरंगिणी में कुछ और डिटेल भी बताई है कि यहाँ पे हम एक छेद करेंगे, पानी जब गर्म हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए फिर ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, और ये यहाँ पे जो छेद करेंगे वहां पे एक रबर की नली या ट्यूब भी लगा देंगे। तो उतना डिटेल में हम नहीं जाते अभी रस तरंगिणी के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन रस रत्न समुच्चय में जैसा सिंपली बताया गया है वो यहाँ पे रखते हैं हम। नीचे के घड़े में अंदर के भाग में हम जो कुछ भी पेस्ट ऑफ मटेरियल लिखा है, एक्चुअली वहां पे पेस्ट ऑफ मटेरियल नहीं लेकिन रॉ मटेरियल समझिए, क्योंकि जब हमारे पास हिंगुल को प्रोसेस करना होगा, हिंगुल यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड, HgS, जो कि कुदरत में से मिलता है, खनिज या मिनरल स्वरूप में हमें मिलता है वो, तो उसको तो हम यहाँ पे रख देंगे पेस्ट करके, या छोटी छोटी टिकिया बना के या टुकड़ों के स्वरूप में रख देंगे। जब इसका उपयोग हमें पारद संस्कार में करना होगा, इंगुल में से पारद निकालने के लिए नहीं, लेकिन पारद की प्रोसीजर में, तो यहाँ पे कोई पेस्ट नहीं, लेकिन हमारा पारद ही हम यहाँ पे रख देंगे। और बाद में सिंपल है, चूल्हे के ऊपर रख के उसको गर्म करते हैं, तो गर्म होने पे वो घन प्रवाही वायु जो कुछ व्यवस्थाएं आती है वो जाती है ऊपर, सब्लिमेशन होता है, और यहाँ पे ऊपर के घड़े के अंदर के भाग में, ऊपर के घड़े के अंदर के भाग में हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम हिंगुल में से पारद निकालने का, मर्क्यूरी सल्फाइड में से मर्क्यूरी निकालने का काम कर रहे हैं, तो फिर वो मर्क्यूरी हमें यहाँ पे मिलेगा। और अगर हम पारद के संस्कार का काम कर रहे हैं, तो पारद का जो कुछ भी प्रोसीजर होगा, मर्क्यूरी
और उसके साथ कुछ वनस्पतियां भी इसमें डाली हुई रहेगी। तो उनका जो कुछ भी प्रोसीजर होगा, केमिकल प्रोसीजर, वो होके वो केमिकली प्रोसेस्ड यहाँ पे मर्क्यूरी हमें मिलेगा। तो कौन कौन सी वनस्पतियां डालनी है, क्या क्या प्रोसीजर, केमिकल प्रोसीजर होती है, वो तो हम पारद प्रकरण में सीखेंगे। लेकिन उतना याद रखेंगे कि पारद के संस्कार है, जो पहले 8 संस्कार है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसी के अंदर ये पातन संस्कार आता है। ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यक पातन, ये शब्द आप सभी को पता रहेगा ना। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे पातन हो रहा है। फिर दूसरा इसके बाद वाला यंत्र जो है वो अधःपातन, तो वहां पे अग्नि ऊपर से दिया जाता है और नीचे की तरफ पातन नेक्स्ट जो कुछ भी हमारा यंत्र है उसमें रहेगा। अभी यहाँ पे फोटोग्राफ में तो हमने कपड़े और मिट्टी से सील कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है सीलिंग, लेकिन कपड़े और मिट्टी से सील नहीं करना है। तो वो कैसे सील करना है वो भी आज सीखेंगे, कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स लेके इसको सील करना है। अभी टेक्सचुअल रेफरेंस और बाद में श्लोक समझते हैं। ऊर्ध्वपातन यंत्र इज एन apparatus, ये एक इस तरह का यंत्र है यूज्ड फॉर अपर सब्लिमेशन ऑफ पारद, पारद का सब्लिमेशन यानी कि प्रवाही में से वायु और वायु में से फिर उसके मूल रूप में लेके आना, पारद का ऐसा प्रोसीजर। लेकिन विच इन विच अनइक्वल साइज ऑफ टू पोर्ट्स आर पुट इनवर्सली, ऐसा प्रोसीजर तो हम डमरू यंत्र में भी करते थे, ऐसा प्रोसीजर तो हम विद्याधर यंत्र में भी करते थे। लेकिन इस प्रोसीजर के अंदर इन विच अनइक्वल साइज ऑफ टू पोर्ट्स आर पुट इनवर्सली, तो ये डिफाइन हो गया ये यंत्र कि अलग अलग साइज के, एक समान साइज के दोनों ही घड़े लेने नहीं है, और उनको रखना भी इनवर्सली ही है। इनवर्सली यानी कि एक सीधा तो दूसरा उसके ऊपर उल्टा, इस तरह से। तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन यंत्र का डेफिनेशन। पहले के डमरू और विद्याधर यंत्र का जैसा ही है, मर्क्यूरी का अपर सब्लिमेशन ही करना है, चाहे वो हिंगुल्स के अंदर से निकालना हो, चाहे वो पारद के संस्कार में करना हो, लेकिन होगा तो पारद का अपर सब्लिमेशन, ये जो प्रवाही स्वरूप में होगा वो, या घन स्वरूप में होगा तो वो घन में से प्रवाही में से वायु, या फिर प्रवाही स्वरूप में होगा तो प्रवाही में से वायु हो के ऊपर फिर अपने मूल रूप में यानी कि लिक्विड स्टेट में ऊपर के घड़े में आ जाएगा। इस प्रोसीजर में इक्वल साइज के दो घड़े लेने जरूरी है, और इसके दो घड़े लेने हैं और उनको इनवर्सली ही रखना है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रखना है, तभी ये ऊर्ध्वपातन यंत्र बनेगा। और सेम डेफिनेशन आप याद रखिए, बस यहाँ पे अपर सब्लिमेशन की जगह लोअर सब्लिमेशन आ जाएगा तो वो अधःपातन यंत्र का डेफिनेशन बन जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सबसे पहला अनइक्वल साइज, ये जरूरी है यहाँ पे। और अनइक्वल साइज में भी कैसा है, नीचे का घड़ा ही छोटा लेना है, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल है जो अग्नि के समीप है, अग्नि के नजदीक है, वही हमें छोटा घड़ा लेना है, और दूसरा उससे बड़ा, ऊपर वाला घड़ा उससे बड़ा लेना है। अभी इसके अंदर अपर पोर्ट, जहाँ पे हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, अपर पोर्ट हैज द बेस ऑफ 16 अंगुलर साइज। तो ये जो है आप समझिए, इसका बेस है, ये एकदम ऊपर का नॉच पार्ट नहीं है, ये इसका जो बेस है। तो घड़ा जब हम सीधा रख देते हैं, जमीन के ऊपर रख देते हैं, तो उसका जो ये मैक्सिमम साइज रहेगा वो 16 अंगुल उसका बेस रहेगा, जहां पे हमारा ये तोय आधार जो है वो बेस करेगा। मतलब कि तोय आधार जितनी लंबाई पे, सॉरी जितनी हाइट पे हम रखने वाले हैं, वो जो है 16 अंगुल के बेसिस पे रखेंगे। upper port has the base of 16 angular size with, ये सब साइज का आलवाल या तोयाधार, ये संस्कृत शब्द है तोयाधार, हिंदी में उसको आलवाल बोलते हैं, हिंदी में आलवाल ऐसा शब्द बोलते हैं, संस्कृत में तोयाधार बोलते हैं। गुजराती में सिंपली हम ऐसे बोलेंगे कि माटीनी पहाड़ी बनावी दीदी छे, है ना, मिट्टी की एक वहां पे हमने छोटी सी दीवार खड़ी कर दी है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं आलवाल। विच प्रिपेयर्ड ऑन द बेस ऑफ अपर पोर्ट, दिस पोर्ट यानी कि अपर पोर्ट।
तो अगर ये घड़ा अपनी सही पोजीशन में यानी कि सीधा नॉर्मली होता तो उसके बेस में घड़े के नीचे के भाग में ये होता, लेकिन हमने घड़ा उल्टा रखा है तो यहाँ पे ये ऊपर के साइड में चला गया है ये। अभी जो हम आलवाल बनाएंगे या तोयाधार बनाएंगे, इसकी हाइट होगी 4 अंगुल। ये एक ओवल शेप में होगा तो इसकी हाइट होगी 4 अंगुल। इसका मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर, क्योंकि ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं है इसलिए यहाँ पे 2 डायमीटर आएंगे। आप सभी लोग शायद बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा होगा आपने 12वीं कक्षा में, तो शायद आपके लिए थोड़ा नया होगा, या अगर आपको पता है तो अच्छी बात है कि जब हमें किसी भी ओवल सर्कल का, जो एक पूरा सर्कल ना हो लेकिन ओवल शेप हो, जैसे कि अंडे का जैसा शेप होता है, ओवल शेप हो, लंबगोल शेप हो, उसका जब हमें डायमीटर तय करना होता है या रेडियस तय करना होता है तो वहां पे हमें 2 नंबर्स मिलते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो यहाँ पे हमें ये जो लंबगोल है उसका, हमें ओवल है उसका 2 डायमीटर मिलेंगे, एक 10 अंगुल और दूसरा 8 अंगुल। अभी ये जो आकृति बनाई है वो 2D है, 3D नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे 8 अंगुल होने के बावजूद भी बहुत छोटा दिख रहा है। अगर 3D होता तो यहाँ पे हमें सही सही से पता चलता, लेकिन आपको इसकी साइज के जो नंबर है उसी से पता चलेगा कि 10 अंगुल और 8 अंगुल, इस तरह से ये लंबगोल शेप में या ओवल शेप में है ऊपर। तो वहां से इस तरह से बनवा लेंगे। और बाद में लोअर पोर्ट इज टेकन स्मॉलर टू द अपर पोर्ट, तो जो नीचे का घड़ा है वो हम ऊपर के घड़े से थोड़ा सा छोटा लेंगे, उसके मुख के अंदर फिट हो जाए, इस तरह का लेंगे। आगे, द पेस्ट ऑफ मटेरियल इज अप्लाइड इन द लोअर पोर्ट। पेस्ट ऑफ मटेरियल क्या है? अभी जब हमारे पास एंगुल होता है तो वो एक शाइनिंग रेड कलर का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम उसको ऐसे ही नहीं रख देते वहां पे, पहले उसको चूर्ण करते हैं, पाउडर बना देते हैं उसका। मर्क्यूरी सल्फाइड जो रेड कलर का कुदरत में से मिलता है, पहले हम उसको पत्थर में से पाउडर बना देते हैं और बाद में उसके साथ कुछ खट्टे द्रव्य जैसे कि नींबू का रस, या फिर एक बड़ी साइज का नींबू आता है, शायद आप लोगों ने देखा हो, जिसे जम्बीरी नींबू बोलते हैं, उसका रस वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, नींबू से भी ज्यादा खट्टा। या एक और लकुच नाम से एक फल आता है, एक वनस्पति है, उसका फल आता है लकुच, तो उसका रस, ये सभी खट्टे फल है। तो जो बहुत ज्यादा खट्टा हो, सिर्फ मौसम्बी संतरा जैसा थोड़ा थोड़ा खट्टा नहीं, खट्टा मीठा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा हो, ऐसे सिट्रस फ्रूट जो फ्रूट्स है, खट्टे फल है, उनके रस के साथ उसको मिक्स कर देते हैं तो वो एक पेस्ट जैसा बन जाता है। उस पेस्ट को वहां पे लगा देते हैं और उसके ऊपर ऊपर का घड़ा उल्टा रख देते हैं। अभी आती है घड़े को सील करने की बात। द कंजॉइनिंग स्पेस ऑफ बोथ पोर्ट्स, दोनों घड़े के मुख जहां पे इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे इज सील्ड विथ, अभी यहाँ पे देखिए कपड़ मिट्टी नहीं है, ये आप याद रखिए, खास ऊर्ध्वपातन यंत्र में इसीलिए हाईलाइट किया है। महिषी क्षीर, महिषी जो है वो भैंस के लिए उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है। तो महिषी यानी कि भैंस, भैंस का दूध, तो हम जो डेली कंज्यूम करते हैं भैंस का दूध। फिर है चूर्ण, महिषी क्षीर अलग है, फिर चूर्ण अलग है। तो किसका चूर्ण? तो आप याद रखिए, रस शास्त्र के अंदर आप हमेशा ही याद रखिए जहां पे सिर्फ चूर्ण ऐसा शब्द आया हो, भैषज्य कल्पना में नहीं, हमारे पेपर 2 में नहीं, सिर्फ रस शास्त्र में जहां कहीं भी चूर्ण ऐसा शब्द आया हो, तो चूर्ण शब्द से आपको चूना लेना है। हमारे घर के आसपास दुकानों में कई जगहों पर मिलता है चूना, जो कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के स्वरूप में होता है, वो चूना लेना है। और कई जगह पे चूर्ण ऐसा शब्द नहीं आएगा, लेकिन चूर्णोदक, चूर्ण उदक यानी कि चूर्णोदक ऐसा शब्द भी आएगा। तो वहां पे हमें चूने का पानी लेना है, जिसे गुजराती में क्या बोलते हैं, चूनानु नेतरियो पानी, या फिर चूने का पानी ऐसा हिंदी में बोलते हैं, तो उसको संस्कृत में बोलेंगे चूर्णोदक। तो अभी हमें वहां पे तो चूर्णोदक नहीं लेना, लेकिन चूर्ण लेना है। चूर्ण यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, सफेद रंग का जो पाउडर हमें मिलेगा वो लेंगे। बाद में है मंडूर,
अभी ये शब्द आपके लिए नया आया है ना, मंडूर, शायद फर्स्ट ईयर में कहीं पे आया हो तो मुझे उतना याद नहीं। तो मंडूर जो है वो लोह किट्ट है। लोह किट्ट, उसको मंडूर बोलते हैं। लोह किट यानी कि लोहे के ऊपर, लोखंड के ऊपर जो काट लग जाता है, जो जंग लग जाता है, उसको बोलते हैं मंडूर। तो ये मंडूर भी एक हमारा रसद्रव्य है, याद रखिए। उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, प्रोबेबली सेकंड हाफ में, यानी कि आपके समर वेकेशन के बाद पढ़ेंगे उसके बारे में। तो मंडूर, लोह किट्ट, लोखंड नो काट या लोहे का जंग, वो भी एक तरह का आयरन ऑक्साइड ही होता है। मंडूर और फाणित। फाणित शब्द शायद अष्टांग हृदय में आया होगा, लेकिन कहीं पे एक आध जगह पे भी आया होगा। तो याद रखिए, गन्ने के रस में से जब हम गुड़ बनाते हैं, गन्ने के रस को उबाल के गुड़ बनाते हैं, प्रोसीजर शायद सभी को पता होगा। गन्ने का रस लेके उसको बहुत बहुत उबालते हैं, तब जाके उसमें से हमें गुड़ मिलता है। तो उसके बीच का एक अवस्था होता है जब गन्ने का रस उबलते उबलते बहुत गाढ़ा हो गया है, लेकिन उतना भी गाढ़ा नहीं हो गया कि वो गुड़ जैसा सॉलिड बन गया है। तो बीच का जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं फाणित। गन्ने के रस से काफी गाढ़ा और गुड़ से पतला। गुड़ तो सॉलिड होता है, तो गुड़ से काफी पतला, ऐसा बीच का जो अवस्था है उसको बोलते हैं फाणित। और इस फाणित का उपयोग भी हम चिकित्सा में करते हैं, दवाई के तौर पे करते हैं। तो वो फाणित हमें लेना है। या अगर आपको ऐसा फाणित नहीं मिल पाया कहीं पे, तो अभी तो नहीं, प्लास्टिक के बर्तन में या स्टील के बर्तन में गुड़ रखते हैं, तो उतना उसमें रसी नहीं होता। लेकिन शायद किसी ने देखा हो, मिट्टी के बर्तन में जब हम गुड़ को भर के रखते हैं, या उस तरह से कोई पुराना गुड़ होता है, या खुला रख देते हैं, तो गुड़ के ऊपर कुछ लिक्विड जमा हो जाता है, जिसको आम भाषा में गुड़ की रसी या गोड़नी रसी ऐसा बोलते हैं। वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम गन्ने के रस में से जो गुड़ बनाते हैं, तो इंटरमीडिएटरी जो हमें सेमी सॉलिड पदार्थ मिलता है, वो फाणित के तौर पे हमें लेना है। तो इन सब चीजों को मिक्स करना है, इसमें से कोई भी एक लेना, ऐसा नहीं सिर्फ दूध से तो वहां पे सीलिंग होगा नहीं। तो ये जो सेमी सॉलिड फाणित हमें मिलेगा, बाद में लोह किट यानी कि लोहे का जंग हमें मिलेगा, चूना मिलेगा, और भैंस का दूध मिलेगा। तो इन सभी को मिक्स करके एक पेस्ट हमें तैयार करना है, और उससे हमारे घड़े को सील कर देना है। सिर्फ कपड़ मिट्टी से सील नहीं करना है। यहाँ पे कपड़ मिट्टी से बहुत अच्छा एयरटाइट सील हो जाता है, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है। कपड़ मिट्टी से बहुत अच्छा एयरटाइट सील हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा ही सील करना है, इसीलिए हमने चूना और लोहे का किट ऐसे पदार्थ यहाँ पे लिए हैं, और बाद में सीलिंग पर्पस के लिए दूध और पानी का उपयोग किया है। तो इस इन द्रव्यों का उपयोग करके ऊर्ध्वपातन यंत्र का सीलिंग किया जाता है, ऊपर के और घड़े के नीचे के घड़े को मिक्स करके सील किया जाता है। अगेन याद रखिए, यहाँ पे ऊपर का घड़ा है, बड़ी साइज का है, तो उसके मुख के अंदर, नीचे का छोटी साइज का घड़ा है, उसका मुख उसके अंदर चला जाएगा, है ना। ये जो कांठा है वो बाहर रहेगा, और नीचे का घड़ा जो है उसका कांठा अंदर चला जाएगा। और ऐसा अंदर चला गया है, वो अच्छे से फिक्स हो गया है, उसके बाद भी उसको सील करना है। लेकिन यहाँ पे मॉडल में जैसा किया है वैसा कपड़ मिट्टी से नहीं। जब भी हमें इस यंत्र को उपयोग करना है, सिर्फ उसी समय पे सील करना है, और इन द्रव्यों से सील करना है। अभी ये जो apparatus है उसको सिंपली अग्नि के ऊपर रख देंगे, ऊपर के आलवाल में पानी भर देंगे। तो यहाँ जो ऊपर आपको ये तोयाधार या अलवाल दिखता है, उसके अंदर हम पानी भर देंगे। कई जगह पे तोयाधार के बदले जलाधार भी लिखा होगा, है ना, वो सही है, तोय का आधार या जल का आधार। तो उसके ऊपर पानी भर देंगे, और तकरीबन 3 घंटे से लेके 5 घंटे तक यहाँ पे हीट दिया जाता है। कभी कभी ज्यादा, उससे 5 घंटे से ज्यादा भी लगातार हीट देने की जरूरत पड़ती है। तो उस तरह से मर्क्यूरी का पातन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग, पानी भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि हम लगातार 3 घंटे तक 5 घंटे तक उसको गर्म ही कर रहे हैं। तो ये ऊपर का पानी भी गर्म हो जाएगा, ऐसे चांसेस होते हैं। तो अब फिर हमें उसको चेंज करना है। रस तरंगिणी में जैसे बताया है कि ये जो अलवाल है,
उस आलवाल में यहाँ पे साइड में एक आपको कर्सर जहाँ पे दिख रहा है वहां पे एक छेद बना के रखते हैं हम, और उसके अंदर एक रबर का ट्यूब डाल देते हैं। फिर उस रबर के ट्यूब को भी हम सील करके रखेंगे, उसके ऊपर कुछ बूच लगा के या इस तरह से रखेंगे। और जब पानी गर्म हो गया तो वहां से बड़ी सरलता से हम उस ट्यूब को खोल के गर्म पानी निकाल देंगे, ऊपर से ठंडा पानी भर देंगे। तो इस तरह से प्रोसीजर होती है। वरना ऐसा कोई यहाँ पे हमें यहाँ पे होल नहीं बनाना है, रबर का ट्यूब नहीं मतलब रखना है, तो भी सिंपली इसके ऊपर जो पानी गर्म हुआ है तो हम कपड़े से या स्पंज से या किसी से इस तरह से हम गर्म पानी को उसमें से निकाल लेंगे और ठंडा पानी भर देंगे। ये बड़ी इजीली हो जाता है। गर्म पानी को वहां पे रहने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फिर उसका इस मटके का हीट काफी बढ़ जाएगा। नीचे से भी गर्मी मिल रहा है, ऊपर से भी पानी गर्म है, तो ये टूट जाएगा ये मटका। ऐसा नहीं होने देना है। इसलिए हमें वहां पे ऊपर पे ठंडा पानी भरना है। ठंडा पानी भरेंगे तो मर्क्यूरी जो है वो इसकी अंदरूनी सतह पे कंडेंस भी होता रहेगा और अंदर की सतह पे मर्क्यूरी मिल जाएगा। जब हमारा ये काम हो जाए, अपवर्ड सब्लिमेशन ऑफ मर्क्यूरी हिंगुल में से हो जाए, या फिर पारद का जो ऊर्ध्वपातन संस्कार करना है वो भी हो जाए, 5 घंटे 6 घंटे में हमारा प्रोसीजर पूरा हो गया। बाद में 24 घंटे उसको ठंडा होने दिया, उसको अपने आप से खुद से ही ठंडा होने देते हैं, अग्नि बंद करके उसको रहने देते हैं ऐसे ही वहीं पे, और 24 घंटे में वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। बाद में हम ये सील खोल के ऊपर का जो घड़ा है उसके अंदर के भाग में हमें मर्क्यूरी मिलेगा, तो हम संभाल के उसको चम्मच से या इस तरह से निकाल लेंगे। अभी इसका श्लोक हम समझते हैं। इस श्लोक में यही सारी चीजें हैं, लेकिन संस्कृत वर्ड्स समझने बहुत जरूरी है, और खास करके संधि विच्छेद करना सीखना है। अष्टांगुल परिणाम है न दशांगुलम, चतुरंगुल को उच्छेदम तोयाधारम गलात अधः। ये जो है आलवाल का माप है। सबसे पहले दिया गया है तोयाधार या आलवाल, उसका माप दिया गया है। अष्ट अंगुल, 10 अंगुल, चतुरंगुल, उच्छेद, तोयाधारम। अभी यहाँ पे आप देखिए, 8 अंगुल इसका माइनर डायमीटर, 10 अंगुल इसका मेजर डायमीटर, 4 अंगुल इसका उच्छेद, उच्छेद यानी कि हाइट, और ये है तोयाधार। तो ये हमें बनाना है इस तरह से। तोयाधार गलात अध, जो घड़ा है उसके नीचे के भाग में। अधो भांडे मुखम तस्य भांडस्य ऊपरी वर्तिनः। तो ये जो घड़ा है उसके नीचे के भाग में इस तरह से बनाएंगे। और दूसरा नीचे रखने वाला जो घड़ा है, भांड यानी कि घड़ा या हमारा बर्तन, उसके मुख के अंदर ऊपर का जो घड़ा है वो मुख के अंदर चला जाएगा। इस तरह का छोटा बड़ा साइज लेंगे। षोडशांगुल विस्तीर्ण पृष्ठस्यास्य प्रवेशयेत्। 16 अंगुल की यहाँ पे जो है इसका पृष्ठ, पृष्ठ यानी कि इसका जो पीठ का भाग या इसका जो मैक्सिमम साइज रहेगा वो 16 अंगुल रहेगा ऊपर के बड़े घड़े का। इस तरह का घड़ा जो है हम ऊपर की तरफ रखेंगे। पार्श्वयो महिषी क्षीर। अभी यहाँ पे सीलिंग की बात आ गई है। पार्श्वयो, पार्श्वयो, पार्श्व यानी कि साइड में, साइड में यानी कि दोनों घड़े जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहां पे। पार्श्वयो महिषी क्षीर, भैंस का दूध। चूर्ण यानी कि चूना। मुंडूर यानी कि लोहे का जंग। और फाणित यानी कि ये एक इक्षु विकार है। इक्षु यानी कि गन्ना या शेरड़ी, तो उसमें से बना हुआ ये एक पदार्थ है, गुड़ बनने से पहले जो हमें मिल जाता है। तो इन सभी को लेके हमें वहां पे लिप्तवा, लेपन करना है, यानी कि संधि बंधन करना है, दोनों की संधि को बांध देना है। विशोषयेत संधिम। बाद में है जलाधारे जलम क्षिप्तम। जलाधार यानी कि तोयाधार, जलाधारे जलम क्षिप्तम, यहाँ पे ऊपर पानी भर देना है। चुल्लियाम आरोपियेत, चूल्हे के ऊपर इसको रख देना है। चुल्लियाम आरोपियेत यत्नात्, यानी कि ऐसे संभाल के उसको रख देना है। तत् पातन यंत्रम उच्यते, सॉरी, तत् पातना यंत्रम उच्यते, इसको पातना यंत्र बोलते हैं। ये रसरत्न समुच्चय से लिया हुआ श्लोक है। बुक में रस तरंगिणी का श्लोक भी मिल जाएगा आपको, वो इससे बहुत ज्यादा डिटेल में बताता है ये श्लोक।
और इससे काफी बड़ा भी है। जैसे कि ये तो 7 लाइन का श्लोक है, वो शायद 10-12 लाइन का श्लोक। तो ये मुख पाठ करने के लिए नहीं है ये श्लोक, लेकिन समझने के लिए है। वाइवा में अगर आपको ये श्लोक दिया, लिखा हुआ ये श्लोक दिया और बोलेंगे समझाओ ये श्लोक, है ना, वाइवा में हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये श्लोक समझाना आना चाहिए। बेसिकली आप ऊर्ध्वपातन यंत्र की रचना अच्छे से समझ गए हैं, तो ये श्लोक आप बड़ी आसानी से समझा पाएंगे। तो ये हुआ आज का हमारा यंत्र, ऊर्ध्वपातन यंत्र। फिर उसी की तरह से अगर ऊर्ध्वपातन यंत्र सही तरीके से समझ में आता है, अधःपातन यंत्र में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस उसमें एक ही चीज अलग है, यहाँ पे ऊपर हमने पानी भरा हुआ है, लेकिन अधःपातन यंत्र में वहां पे पानी नहीं है, लेकिन अग्नि यहाँ से ऊपर से देना है, और पातन जो है वो नीचे की साइड में, अधः साइड में होगा, तो वो अधःपातन यंत्र है। तो पातना यंत्र या पातन यंत्र के बेसिकली 3 टाइप, ऊर्ध्वपातन, अधःपातन और तिर्यक यानी कि तिरछा पातन। तो वो हम आगे सीखेंगे। ऊर्ध्वपातन हो गया हमारा, फिर आगे जो हमारा आएगा वो है अधःपातन, फिर तिर्यक पातन यंत्र। और अभी जो है आप सभी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए चैट में। वैसे अगर हम क्लासरूम में सीख रहे होते यहाँ पे फिजिकली, है ना, ये ऑनलाइन नहीं होता, तो एक ही क्लास में 2 से 3 यंत्र हो जाते थे। लेकिन ये ऑनलाइन सीख रहे हैं हम, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्पीड में बता रहा हूँ, और रिकॉर्डेड भी मिल ही रहा है आपको, तो आप रिवाइज करते रहिए। वो जो टेस्ट रखी थी हमने दिसंबर में, सभी के सभी स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट नहीं दी थी, अप्रोक्सीमेटली आधे स्टूडेंट्स ने ही वो टेस्ट दी थी। तो ये हमारे सारे ही यंत्र खत्म होने के बाद फिर से एक टेस्ट रखी जाएगी, जिसके अंदर ये चैप्टर तो होगा ही होगा, फर्स्ट चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर भी होगा, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही खत्म होने के बाद इन चारों ही चैप्टर में से एक टोटल टेस्ट हम रखेंगे। वो 50 मार्क की या फिर 100 मार्क की भी हो सकती है, हम जनवरी में रखेंगे। और इसी तरह से आप लिख के भेजिए। लेकिन अभी मैं आग्रह करता हूँ कि सभी के सभी जो 58 स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी टेस्ट दीजिए, ताकि तभी आपको 2-3 चीजें पता चलेगी। एक, आपको ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आता है या नहीं, आप समझ गए हैं, लेकिन आपको समझाना आता है या नहीं, और एग्जाम में प्रेजेंटेशन हमारा कैसा करना है वो, अगर आप समझ गए हैं अच्छे से तो खुद से लिख दीजिए, ऑनेस्टली लिख दीजिए। अगर आप नहीं समझे हैं, आपको रिवाइज करने की जरूरत है, 2-4 बार रिवाइज करिए, देख कर लिखिए, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हमें करना बहुत जरूरी है। समझने के लिए तो हम बड़े अच्छे से इसको समझ ही रहे हैं, जब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा तब भी हम सीखेंगे ही। लेकिन BAMS खत्म करने के बाद अब प्रैक्टिस में आएंगे ना, प्रैक्टिस में भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि तुरंत तुरंत पेशेंट ठीक हो जाए। एलोपैथी से पेशेंट जैसे ठीक होते हैं फास्ट, वैसा या उससे भी ज्यादा फास्ट। तो वहां पे जो है हमें काम की चीज सिर्फ ये है, औषधि योग ज्ञानम आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है। और ये तो सिर्फ 30 है, आपको 500 मेडिसिन सीख के जाना है सेकंड ईयर में। तो ये सभी, लेकिन ये सभी पूरा पूरा समझ में इसका यूज नहीं आएगा जब तक आप ये सभी चीजें नहीं सीखेंगे। इसका बेसिक्स है ये सभी। तो एग्जाम के पर्पज से आपको ये सीखना काफी जरूरी है। ये सब याद रखिए और रिवाइज करते रहिए। बुक से खास रिवाइज करिए, सिर्फ PDF के ऊपर आधारित मत रहिए। बुक से, टेक्स्ट बुक से और रेफरेंस बुक से, दोनों से ही। अगर आप कभी भी कॉलेज आ सकते हैं, है ना, बीच में 1 दिन 2 दिन, अगर आप नजदीक है, बहुत बहुत दूर नहीं है कॉलेज से, तो आइए लाइब्रेरी से बुक्स इश्यू करवा लीजिए। और अगर आप खरीद रहे हैं खुद की बुक तो बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट सभी ने अटेंडेंस दे दी है ना, किसी ने नहीं दी हो तो बिना भूले अटेंडेंस लिख लीजिए, फिर आप लीव कर सकते हैं।